नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 2 लेके आया हूं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट पहले अंडरलाइन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको हर वीडियो में भी कहता हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए, और वीडियो देखने के बाद आपको अदर गाइड या रिफ्रेशर की नीड ही ना हो, ताकि हम हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में दे पाए। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो आपके 10th में तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ही। अगर आप में से कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। थर्ड, हम एक पूरे चैप्टर को फ्लो में पढ़ेंगे ताकि हमें एसएसटी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एसएसटी को समझने का प्रयास करेंगे। एंड फोर्थ, आपका जो एनसीईआरटी के जो अभ्यास के क्वेश्चन है हम लास्ट में उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए बेटा, एक बेहतरीन सफर पर एक बेहतरीन चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। यहां से स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा बेहतरीन चैप्टर, और हमारा पहला पॉइंट है भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में बहुत ही समृद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर हम वर्ल्ड के बाकी देशों से कंपेयर करें तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड का 8% जैव उपजातियां पाई जाती हैं, जो अगर हम नंबर्स में बात करें तो लगभग हमारे पास 16 लाख प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या है बच्चों। तो क्योंकि आजकल एमसीक्यू का जमाना है तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत में कितने % जैव उपजातियां पाई जाती है, तो 8%, और अगर संख्या में पूछा जाए तो लगभग 16 लाख प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो छोटा सा पॉइंट था, उसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं क्योंकि फर्स्ट पेज पे केवल यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें अपने देश भारत में वन, यहां पर वन कितना % है, तो याद रखना है देश में जो वन है, भारत में जो वन है, वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यानी अगर हम भारत में देखें कि वन कितना है तो हमारे पास 79.42 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वहां पर वन है, वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। अगर हम पूरे देश के एरिया से कंपेयर करें तो हमारे पूरे देश में 24.16% एरिया पर वन पाया जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप चेक करोगे तो ये आंकड़े डिफरेंट थे और इसमें अलग है। अगर आपके पास और नहीं, साल बाय साल जब बुक चेंज होगी आप देखोगे ये आंकड़े फिर से बदल जाते हैं। बाकी सब सेम रहता है, लेकिन ये आंकड़े हमें लेटेस्ट याद होना चाहिए। ईयर के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखोगे कि हमारे पास 79.42 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो वन है, और अगर परसेंटेज में बात करें तो 24.16% हमारे पास वन क्षेत्र है भारत के अंदर अगर बात करें। यहां से हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होगा, मेन टॉपिक अब आएंगे। ये 2 छोटे टॉपिक हैं, मैंने आपको बता दिया क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। हम जानना चाहते हैं कि भारत में कौन कौन से पौधे और वन्य जीव पाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको इंग्लिश में IUCN के नाम से जानते हैं, कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना बेटा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको हम IUCN बोलते हैं, इनके अनुसार यानी इन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में, यानी वन्य जीव को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। और मोस्टली आप एग्जाम में देखोगे तो इन्हीं पॉइंट में से सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। सबसे पहला आता है सामान्य जातियां। ये सामान्य जातियां कौन होती है? तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या
जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी इनकी संख्या देश में ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनकी संख्या जो है वो इनफ है हमारे पास। तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, ये अधिक संख्या में हमारे देश में पाए जाते हैं। जैसे पशु, साल, चीड़, 3 एग्जाम्पल याद करोगे, बहुत ज्यादा है। तो पशु की बात करें, साल की बात करें, चीड़ की बात करें, तो ये वो जातियां हैं जो बहुत ज्यादा है हमारे देश में और जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, इसलिए इनको सामान्य जातियां कहते हैं। सेकंड आता है बेटा संकटग्रस्त जातियां। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन संकटग्रस्त जातियों पर ही आता है। या तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या इनकी परिभाषा पूछी जाती है कि संकटग्रस्त जातियां कौन सी है। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, इनका भविष्य खतरे में है, धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और अब इनके लुप्त होने का खतरा बन चुका है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, जिन कारणों से इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है, यदि अगर वो भविष्य में भी जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। बच्चों, ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और जिन कारणों से इनकी संख्या कम हुई है, अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं करा और वो अभी भी जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। एग्जाम्पल काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर और संगाई मणिपुरी हिरन। तो ये वे जातियां हैं जो संकटग्रस्त है, इनकी संख्या ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है और जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, अगर हमने उनको कंट्रोल नहीं करा तो ये भविष्य में हमारे यहां से गायब हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं संकटग्रस्त जातियां। नाउ तीसरे प्रकार की जातियां देखते हैं। तो तीसरे प्रकार की जातियां आती है आपकी सुवेद, जिसको हम बोलते हैं वनरेबल जातियां। याद रखोगे, वनरेबल जातियां, हिंदी बोलते हैं सुवेद जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, मतलब अभी तो ठीक है इनकी संख्या, अभी इनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन अब इनकी संख्या भी घटनी शुरू हो गई है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। देखिए, संकटग्रस्त जातियां और सुवेद जातियों में फर्क होता है। संकटग्रस्त जातियां जो अभी आपने पढ़ा था वो जातियां हैं जिनकी संख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन सुवेद जातियां वो जातियां होती हैं जिनकी संख्या अभी तो ठीक है लेकिन अब इनकी संख्या घटनी शुरू हो गई है। और अगर इनकी संख्या ऐसे ही घटती रही और जिन कारणों से इनकी संख्या घटती जा रही है, अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करा तो ये जातियां भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में चला जाएगा, यानी इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जैसा नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। बच्चों, आजकल के एग्जाम की बात करें, लेटेस्ट पैटर्न की बात करें, आप थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे तो मोस्टली एग्जाम्पल आते हैं, परिभाषा कम आती है। परिभाषा आपको याद होना चाहिए लेकिन एग्जाम्पल पे बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आजकल एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं। नाउ अगला है दुर्लभ जातियां। कि दुर्लभ जातियां क्या होती है? जिन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। तो दुर्लभ जातियां भी एक तरह से सुवेद जातियों की तरह ही है, इनकी संख्या भी बहुत कम है, इनकी संख्या कम होती जा रही है, ऑलरेडी कम हो चुकी है और अगर उन कारणों को हमने कंट्रोल नहीं किया जिनके कारण इनकी संख्या कम हो रही है तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में चला जाएगा, यानी इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो हम इनको भी संकटग्रस्त जातियां घोषित कर देंगे। एक होती है बेटा स्थानिक जातियां। कि स्थानिक जातियां क्या होती है? नाम से ही पता लगता है, स्थानीय। स्थानीय मतलब लोकल। तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के से अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां। कुछ पेड़ों की या जानवरों की जातियां ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, केवल विशेष क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जैसे कि अंडमानी टीला जिसे टील कहते हैं, निकोबारी कबूतर और अंडमानी
जंगली सूअर, अरुणाचल के मिथुन, आप देखोगे तो ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, केवल आपको उसी क्षेत्र में ये जीव मिलेंगे। तो इन्हीं जीवों को हम लोग स्थानिक जातियां कहते हैं कि ये केवल एक स्थान पर के एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां जैसे कि अंडमानी टील हो गया, निकोबारी कबूतर हो गया, अंडमानी जंगली सूअर हो गया और अरुणाचल के मिथुन, आपने नाम भी सुना होगा। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, इसलिए इनको स्थानिक जातियां कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लुप्त जातियां की लुप्त जातियां कौन सी है? तो लुप्त जातियां नाम से ही है जो लुप्त हो चुकी है। तो ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। तो जब इनको खोजा गया तो अब ये नहीं है हमारे पास, इनको बहुत समय से नहीं देखा गया, इनको लुप्त जातियां कहते हैं। जिनको हमने खोजने का तो प्रयास किया लेकिन जहां ये रहते थे अब ये दिखाई नहीं दे रहे, कई सालों से इनको देखा नहीं गया, तो इनको लुप्त जातियां कहते हैं। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, मतलब कई सालों से इनको देखा नहीं गया है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या फिर पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी हैं, ये गायब हो चुकी हैं। जैसे कि एशियाई चीता जिसको बहुत सालों से नहीं देखा गया, गुलाबी सिर वाली बत्तख जिसको बहुत सालों से नहीं देखा गया है, तो इनको बोलते हैं लुप्त जातियां जो पृथ्वी से या देश से गायब हो चुकी हैं, खत्म हो चुके हैं, कई सालों से किसी ने उनको देखा नहीं है, इनको बोलते हैं लुप्त जातियां। एक बार मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं दोबारा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया सामान्य जातियां, जिनकी जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, ठीक ठाक है इनकी संख्या, इनको अभी कोई दिक्कत नहीं है। संकटग्रस्त जातियां जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और अगर हमने विभिन्न परिस्थितियों के कारण उसको कंट्रोल नहीं करा तो ये भी लुप्त हो जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हमने बात करा वनरेबल जातियां जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और अगर हमने इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों को नहीं बदला तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगा। दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों को हमने नहीं परिवर्तित किया तो ये भी संकटग्रस्त हो जाएंगी, इनकी संख्या और ज्यादा कम हो जाएगी। स्थानिक जातियां जो केवल एक पर्टिकुलर स्थान, एरिया, रीजन में पाया जाता है, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अंदर पाया जाता है, उसको हम स्थानिक जातियां कहते हैं। लुप्त जातियां जब इनको खोजा गया तो बहुत सालों से इनको नहीं देखा गया, तो इनको लुप्त जातियां कहते हैं। जो किसी एक देश से, प्रदेश से, महाद्वीप से या हो सकता है पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुकी है, उनको हम लुप्त जातियां कहते हैं। तो ये थे आपके अलग अलग प्रकार के जीवों के प्रकार। नाउ एक छोटा सा केस स्टडी आपके दिया हुआ है एशियाई चीता के बारे में। तो क्या क्या आपको याद करना चाहिए एशियाई चीतों के बारे में, मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूं। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जो जीव है वो चीता है। बिल्ली परिवार का यह एक अजूबा है और ये विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। याद रखोगे आप, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसमें सबसे तेज दौड़ने वाला कोई स्तनधारी जीव है तो वो चीता है। ये बिल्ली परिवार का एक अजूबा है और ये विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। इसकी पहचान कैसे होती है? तो चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूं, एक बार आप फोटो को ध्यान से देखो। चीते की विशेष पहचान होती है उसकी आंख के कोने से, आप देखो, आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। तो ये चीते की पहचान होती है। भारत में बात करें तो इंडिया के अंदर 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी, यानी बहुत पहले ही हमारे जो चीता थे, हमारे देश में जो चीता थे वो गायब हो चुके थे।
1952 में ही हमने इसको लुप्त जाति घोषित कर दी थी, यानी 1952 के बाद एशियाई चीतों को भारत में नहीं देखा गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। इसकी पहचान मैंने आपको बता दिया, और 1952 से में ये लुप्त हो चुका था। अभी हमने बात की थी संकटग्रस्त जातियों की, सुवेद जातियों की, दुर्लभ जातियों की, कि जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो ये जानना जरूरी है बच्चों कि वो कौन कौन सी विषम परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो वन जीव हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिसने वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक हास्य हुआ है। कहने का मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो हमारे वनस्पति हैं या प्राणी हैं, वो जो वन में रहते हैं, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। तो वो कौन कौन से कारण हैं, तो आप एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हो, तो बहुत सारे पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, हमें लकड़ी, शाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद। अब इतनी सारी बातें याद नहीं रहेंगी, तो 2-3 आप लिख सकते हो कि हमें लकड़ी, शाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। ये बात तो सच है कि चाहे लकड़ी की बात करें, शाल की बात करें, पत्ते की बात करें, रबड़ की बात करें, दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, चारा हो या खाद हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें वन से ही प्राप्त होता है या वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन तथा वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। तो वन जीवों के कम होने का कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि हम वनों पर निर्भर हैं, उनकी लकड़ी के लिए, उनके छाल के लिए, पत्ते के लिए, रबड़ के लिए, दवाइयों के लिए, भोजन के लिए, ईंधन के लिए, चारा के लिए। तो कहीं ना कहीं हम जब इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमने वन जीवों की जो संख्या है उसके कम होने के पीछे कारण हम लोग भी हैं। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। सेकंड, भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशिक काल में, उपनिवेशिक काल जब अंग्रेजों का हम पर शासन था उसे बोलते हैं उपनिवेशिक काल। तो भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो उपनिवेशिक काल में हुआ, क्योंकि उसमें रेल लाइनें बिछाई गई, कृषि का विस्तार हुआ, व्यवसाय का विस्तार हुआ, वाणिज्य वानिकी की गई और खनन क्रियाओं के वृद्धि के कारण बहुत ज्यादा वनों की कटाई की गई। तो उपनिवेशिक काल भी एक रीजन है, एक कारण है जिससे वन्य जीव और वनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। थर्ड आप लिख सकते हो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए उसके बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अब उपनिवेशिक काल तो खत्म हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे जो कृषि थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे कृषि बढ़ती चली गई वनों का विनाश होता चला गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन विनाश के लिए कृषि भी एक तरह से जिम्मेदार है। यहां तक 3 बातें समझ में आ गई बेटा। 3 कारण मैं आपको बता चुका हूं कि वनों का विनाश या वन्य जीवों की संख्या कम क्यों हो रही है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वन पर या वन्य जीवों पर निर्भर हैं, हम उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वन्य जीवों की संख्या कम होती जा रही है। दूसरा, औपनिवेशिक काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य वानिकी के कारण, खनन आदि क्रियाओं के कारण वनों का बहुत ज्यादा नुकसान किया गया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि के विकास ने भी वनों का बहुत ज्यादा नुकसान किया। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। नाउ एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर कि अधिकतर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, खासकर विशेषकर पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो गए और मध्य भारत में, वहां पर की जाती है स्थानांतरण, जिसे हम बोलते हैं झूम खेती। याद रखोगे, झूम खेती या स्थानांतरण कृषि बोलते हैं उसको। तो जनजातीय समूह की बात करें, खासकर हमारे पूर्वोत्तर राज्य की बात करें या मध्य भारत की बात करें, वहां पर की जाती है झूम खेती, जिसको हम लोग स्लैश और बर्न कहते हैं, यानी कि जलाने के लिए बोलते हैं। मतलब जला दो और उससे जो राख बनेगी वो खाद हो जाएगा। तो झूम खेती की जाती है हमारे कुछ राज्यों में, अभी भी झूम खेती की जाती है। इस कारण से वनों की कटाई का निम्नीकरण
हुआ है। ये भी एक कारण है कि वन जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और सीधी सी बात है, जब वन कम होंगे तो वन्य जीव भी अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो झूम खेती भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है हमारे वन जीवों के कम होने के पीछे। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं, बड़ी विकास योजनाएं। बड़ी विकास योजनाएं यानी डैम वगैरह, बांध वगैरह बनाई जाती है, तो बड़ी विकास योजनाओं ने भी वनों का बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, बाढ़ को रोकने के लिए, फ्लड वगैरह, सूखे को रोकने के लिए बांध हमें बनाना पड़ेगा। तो उन कारणों से भी जो बड़ी विकास योजनाएं हैं, उनके कारण भी वनों का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब आप नेक्स्ट कारण लिख सकते हो कि वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनन करके हम कोयला वगैरह निकालते हैं, तो खनन जो हम लोग कर रहे हैं उससे भी वनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आपको कई कारण लिख सकते हो कि क्यों वन्य और वन्य जीव कम होते जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया था कि हम लकड़ी का, छाल का, पत्ते का, रबर का, दवाइयां का, भोजन, ईंधन, चारा इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो जिस पर हम वनों पर निर्भर हैं और वन्य जीवों पर निर्भर हैं, इसलिए हमने इनका नुकसान पहुंचाया है। तो हम भी जिम्मेदार हैं इनके कम होने के पीछे। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान औपनिवेशिक काल में हुआ, जब रेलगाड़ी, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी, खनन आदि बहुत ज्यादा किया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि के विस्तार ने भी वनों का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पर झूम खेती की जाती है, उसके कारण भी वनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी विकास योजनाओं के कारण भी वनों का नुकसान हुआ है, और वनों के बर्बाद होने के पीछे खनन आदि क्रियाएं भी शामिल है। तो बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हो कि क्यों हमारे देश में वन और वन्य जीव कम होते जा रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन मैंने देखा था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन था कि बहुत सारे वन अधिकारी और जो पर्यावरणविद होते हैं, यानी जो पर्यावरण को प्यार करते हैं, तो बहुत सारे जो वन अधिकारी होते हैं और जो पर्यावरणविद होते हैं, वो ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। सिंपल शब्दों में बहुत सारे अधिकारी ऐसे मानते हैं कि जो पशुओं का पशुचारण किया जाता है ना, पशुओं को चराया जाता है, और लकड़ी जो इकट्ठा की जाती है चाहे ईंधन के लिए, घरों में खाना बनाने के लिए, वो भी एक कारक है कि वनों का विनाश हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका विचार सही है या नहीं है। बच्चों, आजकल का एग्जाम जो आता है वो की स्टडी बेस आता है। आपको ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करके जानी है। वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे कि जो वन अधिकारी हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो ये मानते हैं कि वनों के विनाश के पीछे एक और कारण है, पशुचारण, पशुओं को चराना, और लकड़ी मतलब ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, उनके लिए लकड़ी की कटाई करना, ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई करना, ये भी एक कारण है वनों का विनाश। तो आप इससे सहमत हो या नहीं? तो आप आंसर दोगे यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि ठीक है, हम लोग ईंधन के लिए लकड़ी काटते हैं या पशुओं का चारण करते हैं, तो कुछ हद तक तो ठीक है कि वनों का विनाश हुआ होगा। परंतु बच्चों, चारे और ईंधन हेतु, चाहे चारे की बात करें, पशु चारण की बात करें, या ईंधन के लिए लकड़ी की बात करें, इनके लिए लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काटकर की जाती है, ना कि पूरे पेड़ को काटकर। कहने का मतलब कि ये जो लोग वन अधिकारी हैं, जो पर्यावरण, ये मान रहे हैं कि भाई हमने पशु चारण करके या ईंधन के लिए लकड़ी काटकर वनों का विनाश किया है। तो आप इससे सहमत हो या नहीं हो? तो आप कहोगे कि यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई तो है कि भाई इससे वनों का विनाश हुआ है, लेकिन आप खुद सोचो कि पशु चारण हो या फिर ईंधन के लिए लकड़ी हो, इनकी पूर्ति हम लोग पेड़ों की टहनियां काटकर करते हैं, ना कि पूरे पेड़ को काटकर। तो हम इस बात से सहमत नहीं है कि इससे वनों का विनाश हुआ। ये छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, तो यहां पर ये आपको आंसर लिखना था। नाउ अगला आता है हिमालयन यव। ये एक पेड़ होता है, वैसे आपको पता होगा, अगर आपने रामायण देखा होगा तो ये बहुत फेमस है। पहले हमारे जो पूर्वज कहते थे कि हिमालय में बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां पाई जाती है, जो आज के साइंस ने प्रूव भी किया है, जो हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो उनमें से एक हिमालयन यव, इसके बारे में केस स्टडी दिया हुआ है, तो इसके बारे में 2-4 पॉइंट आप याद कर लेना। एक औषधीय पौधा है, याद रखोगे। हिमालयन यव जो है वो औषधीय पौधा है, इससे दवाइयां बनाई जाती है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों,
टहनियों, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों के टैक्सोल से नामक रसायन निकलता है। ये जो हिमालयन यव है ना, उसके जड़ की बात करें, टहनियों की बात करें, इन सब से एक टैक्सोल नाम का एक केमिकल निकलता है। याद रखोगे बेटा, जो हिमालयन यव पौधा है ना, इस पेड़ की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से या फिर जड़ों से एक केमिकल मिलता है हमें। उस केमिकल का नाम है टैक्सोल। और जो टैक्सोल है, ये ऐसा केमिकल है जिसका इलाज जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हमारे पूर्वजों ने बात बताई थी और ये बात बिल्कुल लेटेस्ट साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि ये बात बिल्कुल सही है। तो हिमालयन यव का एक केस स्टडी दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है। आप याद करके जाना कि ये औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल हो या पत्ती हो या टहनी हो या फिर जड़ हो, तो इनके जड़ों से एक केमिकल मिलता है, उसका नाम है टैक्सोल। एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे। और इसी टैक्सोल का इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज के लिए भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट पे आ जाए। नाउ अगला पॉइंट है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आखिर वो कौन कौन से कारक है जिसके कारण भारत में जैव विविधता कम हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कौन कौन से कारक है। पहला कारक है वन्य जीव के आवास का विनाश, यानी जंगलों का विनाश। लगातार वनों को काटा जा रहा है कृषि के कारण, चाहे वो रेलवे लाइन के कारण। तो वन्य जीव के आवास का विनाश पहला कारण है जिसके कारण भारत में जैव विविधता लगातार कम होती जा रही है। दूसरा कारण है जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। आखेटन होता है बेटा शिकार करना, तो आप शिकार करना भी लिख सकते हो। तो औपनिवेशिक काल के समय से ही जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण भारत में जैव विविधता लगातार कम होती जा रही है। थर्ड आप लिख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण होता है जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहर होते हैं, उनको हम विषाक्तीकरण कहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तीकरण तीसरा कारण है जिसके कारण भारत में जैव विविधता लगातार कम होती जा रही है। इसके अलावा आप लिख सकते हो दावानल। दावानल होता है बेटा जंगलों में आग लगना। जी हाँ, जंगलों में आग लगना भी एक कारण है भारत में जैव विविधता का कम होना। इसके अलावा संसाधनों का असमान बंटवारा व उसका असमान उपभोग। अगर आप अलग अलग राज्यों को थोड़ा सा सर्च मारेंगे तो देखेंगे कि हर राज्य के पास हर संसाधन नहीं है। तो संसाधनों का असमान बंटवारा है। कोई अमीर है तो उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, कोई गरीब है तो उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है। तो संसाधनों का जो असमान बंटवारा है वो उसका असमान उपभोग है। ये भी एक कारण है जिसके कारण भारत में जैव विविधता कम होती जा रही है। पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता। अब पर्यावरण के रखरखाव की जो जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो आम जनता की हो, तो पर्यावरण के रखरखाव की जो जिम्मेदारी है उसमें जो असमानता है, ये भी एक कारण है बच्चों भारत में जैव विविधता के कम होने वाले कारकों में। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वे कौन कौन से कारक है जिसमें भारत में जैव विविधता लगातार कम होती जा रही है, उन कारकों के नाम बताइए। तो पहला कारक आप लिख सकते हो वन्य जीव के आवास का विनाश, कि जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। सेकेंड, जंगली जानवरों को मारना व उनका शिकार करना। थर्ड आप लिख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तीकरण। फोर्थ आप लिख सकते हो जंगलों में आग लगना, जो भी एक कारण है। और अगला आप लिख सकते हो संसाधनों का असमान बंटवारा व उसका असमान उपभोग। ये भी एक कारण है जिसके कारण भारत में जैव विविधता कम हुई है। और लास्ट आप लिख सकते हो पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता। तो ये सब कुछ कारक है जिसके कारक भारत में जैव विविधता कम होती जा रही है। तो ये बहुत सारे पॉइंट आपको मिल गए कि भारत में क्यों जैव विविधता कम होती जा रही है। नाउ अगला पॉइंट आपका आता है कि जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से कैसे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिए, बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कई सारे सैंपल पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि जैव संसाधनों के विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से कैसे जुड़ा है। आखिर अगर जैव संसाधनों का विनाश होगा तो हमारी सांस्कृतिक विविधता भी विनाश होगी। तो पूछेगा कैसे, कैसे जैव संसाधनों का विनाश हमारी सांस्कृतिक विविधता के विनाश से
जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। बच्चों, जो जनजातियां वनों के आसपास रहती है, या वो जातियां या वो समुदाय जो वनों पर निर्भर है, वो लगातार निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच चुके हैं। यानी वो बहुत पीछे हो चुके हैं, आर्थिक रूप से हाशिए पर जा चुके हैं। उनके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ चुका है क्योंकि वन लगातार कम होते जा रहे हैं। तो पहला आप लिख सकते हो कि जैव विनाश के कारण जो बहुत सारी मूल जातियां हैं या वनों पर आधारित जो हमारे बहुत सारे समुदाय हैं, जो जनजातियां हैं, वो निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। सेकंड, यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति और अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। सही बात है भाई, बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं, इवन वो जंगल में भी रहते हैं, तो वो जंगल पे ही तो निर्भर है ना। तो चाहे वो खाने की बात करो या औषधि की बात करो, संस्कृति की बात करो, उनका अध्यात्म की बात करो, तो वो सब उनको वन और वन्य जीवों से ही प्राप्त होता है। तो अगर वन खत्म हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जो हमारे समुदाय हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। तो यही तो क्वेश्चन है कि जैव संसाधन के विनाश से, यानी जंगलों के विनाश से हमारे सांस्कृतिक विविधता, ये भी तो हमारी सांस्कृतिक विविधता है ना, जो हमारे जनजातियां हैं जो अलग अलग जंगलों में रहती हैं, जंगलों के आसपास रहती हैं, तो ये भी तो हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक हिस्सा है ना। तो जब जंगलों का विनाश होगा तो इन समुदायों पर असर पड़ेगा। तो 2 पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट, गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावी है। अब ये भी आपको पॉइंट ऐड करना है कि अगर हम यहाँ इन समुदाय की बात करें तो महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ता है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि आज भी कई समुदाय में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति को इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती हैं। अगर आप इन समाज को जानोगे, पहचानोगे, तो आप देखोगे कि खाना बनाना, चारा लाना, जल लाना और बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं उनको इकट्ठा करना, इन सबकी जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। तो जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं तो संसाधनों की कमी होती जा रही है, तो सबसे ज्यादा असर किस पे होगा? महिलाओं पर, क्योंकि लकड़ियां कौन इकट्ठा करके ला रहा है? महिलाएं ला रही है। खासकर इन समाजों में महिलाएं ही सारे काम अधिकतर करती हैं। खाना पकाने का काम मेन महिलाओं को ही मिला हुआ है। तो भाई अब महिलाओं पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता जा रहा है, क्योंकि वन विनाश होते जा रहे हैं तो लकड़ियां मिलती नहीं है, तो महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमारी सांस्कृतिक विविधता पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कैसे? तो इस पॉइंट में आप और भी ऐड कर सकते हो, इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। अब जब दूर जाएंगी, 10-10 किलोमीटर दूर जाएंगे केवल लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, फिर उनको लाना पड़ेगा, घर पे आके खाना भी पकाना है, परिवार भी संभालना है, तो उनके स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू होगी। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे सांस्कृतिक जो हमारे अलग अलग समुदाय हैं, जो जंगलों पे निर्भर हैं, जो जंगलों के आसपास रहते हैं, उन पे परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से उन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से असर पड़ रहा है, क्योंकि जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो महिलाओं की बात करें खासकर, तो उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वन कटाई के परोक्ष परिणाम, अगर हम वन काटते हैं तो उसके परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब मान लीजिए वन आप काटते जा रहे हो, तो वन काटने से आपको पता है कि बाढ़ और सूखा जैसी समस्या आती है, तो इसका भी सबसे ज्यादा असर किन पे आता है? गरीब तबके के लोगों पर। जो ज्यादा गरीब है उन पे ज्यादा असर पड़ेगा, चाहे वो बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए। तो इससे हमारी सामाजिक जो विविधता है उस पे असर पड़ रहा है। तो यही क्वेश्चन है कि जैव संसाधनों के विनाश से, जंगलों के विनाश से हमारी सांस्कृतिक विविधता पर कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, हमारी सांस्कृतिक विविधता का विनाश कैसे इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें बेसिकली हमें ये लिखना है कि जैसे जैसे जंगल कम होते जाएंगे तो जंगल पर जो निर्भर जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन पर असर पड़ता है, वो और निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से वो हाशिए पर पहुंच गए हैं। इन समुदाय में खाने पीने, औषधि, संस्कृति, ये सब जंगल पर निर्भर होते हैं। और जब जंगल की संख्या कम होती जाएगी
तो धीरे धीरे इन लोगों पर असर पड़ेगा, खासकर महिलाओं पर, क्योंकि उन्हें घर का सारा काम भी करना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, लकड़ियां भी इकट्ठी करनी पड़ती है, खाना भी पकाना है। तो महिलाओं पर बहुत ज्यादा समस्या होती है, उनकी स्वास्थ्य समस्या आती है, और इससे कई सारे जो सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम की बात करें, चाहे वो बाढ़ या सूखे की बात करें, तो इसका भी असर इन गरीब लोगों पर ही सबसे ज्यादा पड़ता है। तो इस प्रकार वन के विनाश से हमारी सांस्कृतिक विविधता पे भी असर पड़ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर बच्चों बिलीव मानिए बहुत कम बच्चे अटेंड करते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? हम क्यों वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण करें? आप खुद बताइए, क्या जरूरत है कि हम वन्य जीवन और वन में रहने वाले जो जीव हैं या वन की बात करें, उनका संरक्षण क्यों करें? तो आप आंसर लिखोगे, संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जो हमारा इकोसिस्टम है, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, इकोसिस्टम बनी रहती है, तथा हमारे जीवन, साध्य संसाधन, जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस रहता है, इसलिए हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। आपने मूवी वगैरह देखा होगा, आजकल लेटेस्ट मूवी आती है जिसमें बताया गया है कि वन्य जीव आपस में हमारे जुड़े हुए हैं। जैसे अभी मूवी आया था रोबोट की बात करें, जिसमें बताया गया था कि पक्षियों का होना क्यों आवश्यक है, वो भी हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। तो यही बताने की कोशिश करनी है आपको पहले पॉइंट में कि संरक्षण से जो हमारा इकोसिस्टम है वो बना रहता है, हमारे जीवन का जो साध्य संसाधन है, चाहे जल हो, वायु हो, मृदा हो, ये सब बने रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, या विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स, जिसको हम जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करता है। तो जो आप साइंस में पढ़ोगे जेनेटिक के बारे में चैप्टर 9 में, तो इससे जेनेटिक डिफरेंस जो होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, वो भी बना रहता है। तो इन दो कारणों से हमें वन्य जीव और वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो भारत सरकार ने अलग अलग कानून बनाकर, अलग अलग अधिनियम बनाकर वन्य जीवों को संरक्षण करने का प्रयास किया है। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है 1972 का अधिनियम, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972। और स्पेशल रूप से क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 पर टिप्पणी लिखिए, इस पर नोट लिखिए, या इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके समझा देता हूं कि जो कानून बनाया गया था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसे 1972 में लागू किया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए प्रावधान थे। यानी इसमें ऐसे प्रावधान किए गए ताकि वन्य जीवों के रक्षण, जो उनके आवास हैं, उनके जंगल हैं, उनकी रक्षा की जाए। सेकेंड पॉइंट, सारे भारत में रक्षित जातियों की एक सूची भी प्रकाशित की गई। पूरा एक लिस्ट बनाया गया कि कौन कौन से संकटग्रस्त जातियां हैं, दुर्लभ जातियां हैं, किनको हमें बचाना है, तो इसकी एक लिस्ट तैयार किया गया। थर्ड पॉइंट, इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तो देख लो ना आप, अधिनियम क्यों बनाए थे, कानून हम लोग क्यों बनाते हैं, उन जीवों की रक्षा के लिए। तो इस कार्यक्रम जो 1972 में कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, इसके अंतर्गत जो हमारे संकटग्रस्त जातियां हैं उनको बचाने के लिए, शिकार पर प्रबंधन के लिए, प्रतिबंध के लिए, रोकने के लिए, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण करने के लिए, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए जोर दिया गया कि हमें जीवों को बचाना है। तत्पश्चात उसके बाद केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार, जिसको हम लोग सेंचुरी कहते हैं, स्थापित किए। जब ये अधिनियम बन गया तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, दोनों ने मिलकर वन्य जीवों को बचाने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए। आप अपने राज्य में पता कीजिए, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा नेट पे गूगल पे सर्च मारोगे, इजीली आपको पता लग जाएगा कि आपके राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने मिलकर स्थापित किए।
इसके अलावा बहुत सारे पशु विहार, जिसको हम लोग सेंचुरी कहते हैं, वो स्थापित किए ताकि वहां पर वन्य जीवों की रक्षा की जा सके। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं का भी घोषणा किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बहुत सारे परियोजना प्लानिंग बनाया ताकि वन्य जीवों को बचाया जा सके, कि जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षा प्रदान करना था। और वो जो परियोजना बनाया गया, उस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो जीव खतरे में हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जो खत्म होने वाले हैं, उन जीवों के प्राण को हमें रक्षा देना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे परियोजनाएं घोषणा करी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशल अगर क्वेश्चन आता है कि वन्य जीवन अधिनियम जो 1972 में बनाया गया था, उसकी विशेषताएं बताइए। तो पहला पॉइंट आप बताओगे कि 1972 में से लागू किया गया था, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण यानी जंगलों के रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए थे कि जंगलों को बचाना है। सेकंड, सारे भारत में रक्षित जातियों की एक सूची भी प्रकाशित की गई कि भाई कौन कौन जीवों की हमें रक्षा करनी है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, उनके शिकार के प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों के कानून रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करे, बहुत सारे पशु विहार स्थापित किए ताकि वहां पर वन्य जीवों की रक्षा की जाए। इसके अलावा केंद्रीय सरकार ने कई सारी परियोजनाएं बनाई, उसकी घोषणा करी, जिसका उद्देश्य था जो खतरे में जीव हैं, जो संकटग्रस्त हैं, उन जीवों के प्राण की रक्षा प्रदान करना। तो ये बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 की विशेषताएं बताई, तो ये बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो। इसके अलावा सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, तो अब मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूं। आप लिख सकते हो, शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। ये तो 1972 का कानून अलग है, 1972 का कानून तो बना ही दिया गया, उसके अंदर बहुत सारी विशेषता है जो अभी आपने पढ़ा। इसके अलावा सरकार ने क्या करा, मतलब उस कानून के अलावा क्या कोई और सरकार ने स्टेप उठाए, तो जी हाँ, भारतीय सरकार ने शिकार और जंगली जानवरों के व्यापार, शिकार करके जो व्यापार होता है उनका, उस पर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया और कानूनी रक्षण दिया गया, जीवों को बचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा एक और लिख सकते हो, बाघ परियोजना। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई कि भारतीय सरकार ने जंगली जीवों को, वन्य जीवों को रक्षा के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए, तो आप 1972 का कानून तो लिख ही लोगे, एक आप ये लिख लोगे कि उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एक आप बाघ परियोजना के बारे में भी लिख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन होता है कि बाघ परियोजना क्या है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। तो इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर नोट लिखिए, या प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बहुत सारे पॉइंट प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, बाघ परियोजना के बारे में बताता हूं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। अगर हम बहुत सारी परियोजना की बात करें तो बेहतरीन परियोजना में से ये एक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। तो एमसीक्यू में तो ये भी पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में से लागू किया गया था। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जो जैव जाति है उनको बचाना है। जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बाघ को तो बचाना ही है, क्योंकि नाम ही है प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को तो बचाना ही है। इसके अलावा जो बड़े आकार के जीव होते हैं, चाहे वो हाथी हो चाहे दूसरे जानवर हो, उनको बचाना भी था। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपने सुना होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का बहुत फेमस है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, और पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी, असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं। तो भारतीय सरकार ने देखो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए क्या क्या किया।
सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों कि प्रोजेक्ट टाइगर एक बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। पहला पॉइंट। सेकंड, बाघ परियोजना का उद्देश्य बाघ को तो बचाना था ही, टाइगर को तो बचाना है क्योंकि नाम ही प्रोजेक्ट टाइगर है। इसके अलावा जो बड़े आकार के जैव हैं उनको भी बचाना प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा था। अब हम एग्जांपल देंगे, चाहे वो उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क हो, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार हो, असम में मानस बाघ रिजर्व हो या केरल में पेरियार बाघ रिजर्व हो। ये सब कुछ भारत के अंदर बाघ संरक्षण परियोजना के कुछ उदाहरण हैं जो भारतीय सरकार ने स्थापित किए ताकि हम बाघ को और बड़े जीवों को बचा सके। तो अगर आपके एग्जाम में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जाता है तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ जाएं। नाउ, क्या इसके अलावा भी कुछ गवर्नमेंट ने किया जीवों को बचाने के लिए? तो एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, क्या कि वन्य जीव अधिनियम 1980 और वन्य जीव अधिनियम 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, अब जो छोटे जीव हैं, चाहे तितलियों की बात करें, पतंगों की बात करें, भृंगों की बात करें, तो ड्रैगन फ्लाई की बात करें, ये छोटे जीव हैं, तो इसके लिए भी कानून बनाया गया 1980 में। 1986 में जो सैकड़ों तितलियां हैं, पतंग हैं, भृंग हैं, ड्रैगन फ्लाई है, इनको भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। और 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। पौधों को बचाने के लिए भी सरकार ने 1991 में पौधों की 6 जातियों को भी इस लिस्ट में ऐड किया कि इनको भी बचाना है। तो हम केवल बड़े जानवरों को नहीं बचा रहे, हम छोटे जानवरों को भी ध्यान रख रहे हैं, इसके अलावा हम पेड़ पौधों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो भारतीय सरकार समय समय पे कानून बना रही है वन्य जीवों के रक्षण के लिए। एक तो मैंने आपको बताया था 1972 का कानून, पहला याद हो गया। सेकंड, मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था जिसमें शिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई। थर्ड, मैंने आपको बाघ परियोजना के बारे में समझाया। फोर्थ, मैंने आपको बताया कि वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 में बनाया गया था छोटे जीवों के लिए, उनको बचाने के लिए। और फिफ्थ आप लिख सकते हो कि 1991 में पौधों की 6 जातियों को भी इस सूची में शामिल कर दिया गया। तो अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए ना बच्चों कि भारतीय सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए, तो एक पॉइंट तो आप 1972 का लिख सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया था। एक पॉइंट तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, 1972 के बारे में पूरा बता सकते हो। अगर 5 मिनट में आता है तो एक लाइन सबके बारे में एक्सप्लेन कर देना। एक तो 1972 के बारे में बता देना, एक शिकार पे पाबंदी के बारे में बता देना, एक बाघ परियोजना के बारे में बता देना, एक 1980 और 1986 का तो वन जीव अधिनियम था इसके बारे में बता देना, और एक 1991 वाली बात बता देना। तो ये सारे 5 पॉइंट अगर आप ऐड कर देते हो तो बेस्ट आंसर आप लिख रहे हो। लेकिन याद रखना आजकल क्या आता है, ये अलग अलग क्वेश्चन बन के आता है। जैसे बाघ परियोजना अलग क्वेश्चन बन के आता है, 1980 और 1986 का कानून अलग क्वेश्चन बन के आता है, 1991 का जो कानून बना था वो अलग क्वेश्चन आता है, 1972 का कानून अलग क्वेश्चन बन के आता है। तो आजकल ऐसा भी है कि अलग अलग क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के आ जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है कि वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, कि वनों को किस प्रकार से बांटा गया है। भारत में जितने भी वन हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो याद रखना भारत में वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले होता है आरक्षित वन, याद रखोगे, पहला होता है आरक्षित वन। और आरक्षित वन क्या होता है, तो देश में आधे से अधिक वन जो हैं वो आरक्षित वन ही है। भारत में सबसे ज्यादा आरक्षित वन ही घोषित किए गए हैं। आधे से ज्यादा जो हमारे जंगल हैं वो आरक्षित वन है। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो सबसे पहला आता है आरक्षित वन। भारत के अंदर आधे से अधिक वन जो है वो आरक्षित वन है, और वन्य जीवों के रक्षा के लिए आरक्षित वन सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है रक्षित वन। कि रक्षित वन क्या होता है, तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित वन है। रक्षित वन कितना है, तो कुल जितने भी हमारे वन है ना उसका 1/3 जो है वो रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, इनको गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। पहले ये बहुत कम हो चुके हैं, अब गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि ये और ज्यादा कम या और ज्यादा नष्ट
ना हो। तो हमारे जितने भी वन हैं उसका 1/3 पार्ट जो है वो रक्षित वन है, और इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन देती है। थर्ड आता है बेटा अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो होती है, जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व होते हैं, ये अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। कहने का मतलब है भारत में बेसिकली 3 प्रकार के वन होते हैं। ठीक है बेटा, पहला होता है आरक्षित वन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। पहला क्या होता है? आरक्षित वन। दूसरा होता है रक्षित वन, ये तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है, इन दोनों को गवर्नमेंट, सरकार जो है सुरक्षा देती है। तीसरा होता है अवर्गीत वन। अब अवर्गीत वन क्या होता है? जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, जो शुरू की 2 कैटेगरी में नहीं आता, ना आरक्षित में आता है और ना रक्षित में आता है। तो तीसरी कैटेगरी होती है अवर्गीकृत वन, जो इन दोनों में किसी में भी नहीं आता। ये बंजर भूमि भी हो सकती है, या हो सकता है सरकार के अंदर हो, किसी व्यक्ति के अंदर हो, किसी समुदाय के अंदर हो। तो इनके स्वामी कोई भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई समुदाय भी हो सकता है। इनको हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो भारत में बेसिकली 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। नाउ आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थाई वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 2 हैं, आरक्षित वन और रक्षित वन, इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, आपको कुछ नहीं करना। जो आरक्षित वन है और रक्षित वन है, इनको सरकार प्रोटेक्ट करती है, ताकि वन्य जो है ये वाले ये सुरक्षित रहें, क्योंकि इनसे प्राप्त होने वाली लकड़ी की बात करें, दवाइयों की बात करें, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यही बताया गया कि आरक्षित वन और रक्षित वन होता है, वो सरकार के अंडर में आता है। ठीक है बेटा। नाउ अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे कुल वन है उसका एक बड़ा अनुपात जो है वो आरक्षित वनों का है। मैंने आपसे भी कहा था कि हमारे जो 50% से ज्यादा है वो आरक्षित वन है। तो सरकार अकेले ही इनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकती। आप खुद समझिए, इतने ज्यादा वन है, सरकार हर जगह सेना नहीं भेज सकती, सरकार हर जगह पुलिस नहीं भेज सकती। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन वनों की रक्षा करें। तो ऐसा ही भारत में अलग अलग समुदाय ने समय समय पर वनों की रक्षा करी है। और यही क्वेश्चन हमारा अगला है कि जब इतने सारे आरक्षित वन हैं और सरकार अकेले इनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, तो इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? तो इनको प्रोटेक्शन देता है हमारा समुदाय, हमारा जो सोसाइटी है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे वनों को, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती प्रोटेक्शन करने के लिए। तो जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा समुदाय है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ उदाहरण दीजिए कि भारत में अलग अलग समय पर समुदाय ने, यानी हमारे समाज ने वनों का रक्षण किया है। देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा दिमाग में कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समय समय पर जो हमारे अलग अलग समुदाय हैं, हमारे राज्यों में जो अलग अलग सोसाइटी है, क्या उन्होंने वन रक्षण के लिए कोई स्टेप उठाए? अगर उठाए तो कौन कौन से स्टेप उठाए? तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से समुदाय ने वन रक्षण के लिए संघर्ष किया है, लड़ाई किया है। तो पहला आप लिख सकते हो सरिस्का बाग रिजर्व के बारे में। जी हां, पहला एग्जांपल आप दे सकते हो बच्चों, सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के लोगों ने, जो राजस्थान के लोग हैं, उन्होंने वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां के जो खनन कार्य हैं उनको बंद करवाने के लिए संघर्ष किया है। सरिस्का बाग रिजर्व में, जो कि राजस्थान में मैंने आपको पहले ही बताया था, वहां के जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, वो वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो वहां के खनन माफिया हैं उनके कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कि क्योंकि खनन होगा तो पेड़ों को काटा जाएगा। ये तो आपने ऊपर भी पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, भाई खनन जो है वो एक रीजन है जिससे वन संसाधन बर्बाद होता है। तो पहला समुदाय आप लिख सकते हो राजस्थान में सरिस्का बाग रिजर्व में, राजस्थान के जो सरिस्का बाग रिजर्व है उसके आसपास के जो गांव के निवासी हैं वो वन को रक्षा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं खनन माफियाओं से। तो पहला एग्जांपल मिल गया कि किस प्रकार समुदाय काम कर रही है वन जीवों की रक्षा के लिए। दूसरा, राजस्थान में ही, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। उन्होंने खुद ही सेंचुरी घोषित कर दी, सरकार ने कुछ नहीं किया। जो 1200 हेक्टेयर वन भूमि है उसको भैरवदेव डाकव सेंचुरी उन्होंने घोषित कर दी 5 गांव के लोगों ने, जिसके
अपने ही नियम कानून है, गांव के लोगों का खुद ही कानून है, जो शिकार वर्जित करते हैं, शिकार नहीं कर सकता वहां कोई भी, और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो देखो सरकार नहीं कर रही है, यहां पर खुद जो आसपास के निवासी हैं वो खुद अपने वनों की रक्षा कर रहे हैं। तो सेकेंड एग्जांपल आपको मिल गया समुदाय का, कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि, जिसको भैरव देव ढाकव सेंचुरी घोषित कर दी उन्होंने, और खुद ही उन्होंने अपने कानून बनाए। वहां पे शिकार कोई नहीं कर सकता, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है वहां पर, तो खुद ही कानून बना दिए और समुदाय के लोग खुद ही पेड़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो 2 एग्जांपल मिल गया, एक सरिस्का का एग्जांपल मिल गया, एक अलवर जिले का एग्जांपल आपको मिल गया। नाउ तीसरा, थर्ड आप लिखोगे बेटा, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां, ये जनजातियों के नाम हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र है, वहां पर मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कंदव के पेड़ों की पूजा करते हैं। आपको पता है भारत में अलग अलग राज्यों में पेड़ों की पूजा भी की जाती है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदव के पेड़, ये 2 पेड़ हैं महुआ और कंदव, इन पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके अलावा उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। अगर आप लोग उड़ीसा या बिहार से हो तो आपने देखा भी होगा कि वहां पर इमली और आम के पेड़ों की पूजा की जाती है शादी के टाइम में। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इवन हमारे से कई सारे त्योहार भी हैं जिसमें हम पीपल को और वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो आप देख रहे हो हमारे समुदाय आपस में जुड़े हुए हैं पेड़ों की रक्षा के लिए। चाहे वो छोटा नागपुर का क्षेत्र हो जहां पे मुंडा और संथाल जनजातियां रहती हैं जो महुआ और कंदव पेड़ों की पूजा करते हैं, तो वो तो नहीं काटेंगे उनको। उड़ीसा और बिहार की बात करें तो वहां शादी में इमली और आमों पेड़ की पूजा की जाती है, तो वहां पे रक्षा हो रही है। तीसरा हम ले सकते हैं कि हम पीपल के पेड़ या वट वृक्ष के पेड़ या आप तुलसी का पेड़ ले लो, इनको हम पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं इनकी। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हो, राजस्थान में ही विश्नोई लोगों के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप राजस्थान जाना, विश्नोई समाज है वहां पे, विश्नोई गांव है वहां पर, वहां आप देखोगे काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोर आपको घूमते हुए आराम से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां के जो समुदाय है वो इनकी रक्षा करती है, वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है ये, और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो देख रहे हो किस प्रकार हमारे अलग अलग समुदाय के लोग जंगलों को और जंगल में रहने वाले जीवों को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि भारतीय समुदाय जो भारत में समाज है क्या वो पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं? तो आप इसमें एग्जांपल सरिस्का बाघ रिजर्व का ले सकते हो, जो राजस्थान में मैंने आपको बताया कि भाई खनन माफियाओं के खिलाफ वो संघर्ष कर रहे हैं कि खनन को रोका जाए ताकि जंगल बचाया जा सके। दूसरा मैंने आपको राजस्थान के अलवर जिले के बारे में बताया जहां भैरव देव ढाकर सेंचुरी है, उनके खुद के कानून है, कोई बाहर का जा नहीं सकता, सरकार इसमें कोई मदद नहीं करे, जरूरत ही नहीं सरकार को। आप थर्ड लिख सकते हो छोटा नागपुर क्षेत्र जहां जो मुंडा है और संथाल जनजातियां हैं वो महुआ और कंदव पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा होती है। हम में से बहुत सारे लोग पीपल, वट वृक्ष और तुलसी को पवित्र मानते हैं। राजस्थान में हम विश्नोई समाज की बात करें तो वहां पे आपको काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोर के झुंड दिखाई देंगे, क्योंकि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आराम से वो लोग रहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिस प्रकार हमारे समुदाय ने पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष किया है। अगर आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो तो आप चिपको आंदोलन के बारे में लिख सकते हो। जी हाँ, बहुत फेमस है, साइंस में आप पढ़ोगे चैप्टर 16 में आई थिंक चिपको आंदोलन, तो ये आपको साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं आपको एसएसटी में बता देता हूं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। चिपको आंदोलन में बच्चों ये था कि जब ठेकेदार पेड़ काटने पहुंचे ना, तो वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने झुंड बनाकर, ध्यान रखना, वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने झुंड बनाकर पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने पेड़ को काटने नहीं दिया था। आखिरकार सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि भाई उनको भी तो वोट चाहिए ना, सब वोट का कमाल है ना ये चीज। तो जब उन्होंने देखा कि भाई महिलाएं पेड़ों से चिपक गई हैं और वो पेड़ों को बचाना चाहती हैं, ये खबर मीडिया में आ गया,
तो फिर सरकार को अपना जो फैसला था बदलना पड़ा। बाद में चिपको आंदोलन से फेमस हुआ। तो ये पेड़ों को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन था, जो हिमालय में आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा शायद इसके हेड थे। तो चिपको आंदोलन बहुत फेमस है। तो ये भी चिपको आंदोलन एक तरह से हम कह सकते हैं समुदाय का भाग है। किस प्रकार लोगों ने मिलकर, महिलाओं ने मिलकर पेड़ों की रक्षा करी। इसके अलावा टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन ने दिखाया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। जो टिहरी में किसान हैं उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चलाया और नवदायन योजना चलाई। इसमें क्या था कि हम लोग जो केमिकल होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते, खाद का इस्तेमाल करते हैं जो गोबर वगैरह से बनती है। उनका प्रयोग करके उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार हम आर्थिक रूप से अधिक फसल को उगा सकते हैं। तो ये भी तो एक तरह से देखो ना कि समुदाय ने तो करा, लोगों ने करा ना। तो चाहे वो बीज बचाओ आंदोलन हो या नवदायन आंदोलन हो, तो इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हो कि किस प्रकार भारत में समय समय पर अलग अलग जनजातियों ने, समाज ने मिलकर पेड़ों की रक्षा करी है। नाउ अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है। नाम से ही जारी होता है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। इसमें क्या होता है बच्चों कि लोकल पीपल, जो जनता होती है, आम जनता होती है, और सरकार दोनों मिलकर, यानी आप, मैं और जो सरकार है, दोनों मिलकर पेड़ों की रक्षा करते हैं। इसको बोलते हैं संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। याद रखोगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। इससे आपको याद रहेगा संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़कर, सरकार और जनता दोनों मिलकर काम करती है वन को बचाने के लिए। उसको संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं। पहला पॉइंट, औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। तो सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1988 में, जब उड़ीसा राज्य ने इसके बारे में पहला प्रस्ताव पारित किया कि आम जनता और सरकार दोनों मिलकर वन की रक्षा करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको पता लग गया। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1988 में। ठीक है। सेकंड, कहां पे शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले उड़ीसा राज्य में। सेकंड पॉइंट, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर जो लोकल पीपल वहां पर वो संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। देखो आ गया ना, क्या बोला इन्होंने? जिसमें ग्रामीण यानी जो लोकल पीपल होंगे वो और वन विभाग के जो अधिकारी होंगे यानी गवर्नमेंट, ये दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं। यानी जो लोकल पीपल गांव के लोग होंगे, ग्रामीण लोग होंगे वो भी, और वन विभाग यानी सरकार, दोनों मिलकर पेड़ों की रक्षा करेंगे। अब आप सोचोगे कि गांव के लोग क्यों रक्षा करेंगे? तो उनको इनसे फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं। जो गैर इमारती लकड़ियां होते हैं ना, वो ले सकते हैं गांव के लोग, तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। और मान लीजिए अगर लकड़ी का इस्तेमाल हमने बेचने के लिए करा, अगर हमने लकड़ी का इस्तेमाल बेचने के लिए किया और उससे लाभ हुआ, तो उसमें भी गांव की भागीदारी होती है। तो एक तो इनको पहला फायदा ये दिया गया है कि भाई जो गैर इमारती लकड़ी है आप उनको ले सकते हो अपने उपयोग के लिए, और मान लो लकड़ी से हमें कोई बेचकर लाभ होता है तो उसमें भी गांव की भागीदारी होती है, गांव वालों को उनसे भी पैसा मिलता है। तो इसी को बोलते हैं संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। पहला पॉइंट, शुरुआत कब हुई? 1988 में। कहां शुरुआत हुई? उड़ीसा में। सेकेंड पॉइंट, इसमें वन विभाग, एक तो ग्रामीण लोग होते हैं और दूसरा वन विभाग, दोनों संयुक्त रूप से इसमें काम करते हैं। फायदा क्या होता है? तो इसके बदले इन समुदाय को जो गैर इमारती लकड़ी होती है वो ये ले सकते हैं, और अगर मान लो वन बहुत अच्छा निकला और लकड़ी से लाभ हुआ, इमारती लकड़ी से लाभ हुआ, तो इसके जो पैसे प्राप्त होंगे वो भी गांव वालों के विकास में लगाया जाएगा। तो ये था संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। यहां पर बच्चों आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब हम करने वाले हैं
एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और आप देखोगे लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो अगर आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते पहले एमसीक्यू। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का सही कारण नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का हास्य नहीं हुआ है, कौन सा सही कारण नहीं है? देखिए, कृषि के प्रसार से तो वनस्पति जात और प्राणी जात का हास हुआ है, हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो बृहद स्तरीय विकास योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं, डैम वगैरह मैंने आपको बताया था, उससे भी वनस्पति जात को नुकसान हुआ है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इससे भी प्राणी जात और वनस्पति जात को नुकसान हुआ है। लेकिन बच्चों, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करना, ये वनस्पति जात और प्राणी जात के हास का सही कारण नहीं है। स्पेशल मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको कराया था, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, चेक कीजिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन चैप्टर के बीच में समझाया था। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन अभी बताया था, समुदाय की भागीदारी करता है। चिपको आंदोलन भी समुदाय की भागीदारी करता है। बीज बचाओ आंदोलन भी समुदाय की भागीदारी करता है। ये तीनों तो समुदाय की भागीदारी करते हैं। तो कौन समुदाय की भागीदारी नहीं करता? तो वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, ये गवर्नमेंट इसकी देखरेख करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसमें समुदाय की भागीदारी नहीं होती? तो सेंचुरी में समुदाय की कोई भागीदारी नहीं होती। बाकी ये सब हम पढ़ चुके हैं जिसमें समुदाय की भागीदारी होती है। नाउ अगला देखिए, अगला क्या है कि आपको एक दिया हुआ है पौधे और जानवरों के नाम, और एक आपको वर्ग दिया हुआ है कि कौन किससे मेल खाता है। जैसे काला हिरन, मैंने आपको बताया था, काला हिरन जो है वो हमारे लिए संकटग्रस्त है, संकट में है। तो काला हिरन जो आएगा बेटा, वो संकटग्रस्त जीवों में आएगा। एशियाई हाथी, अगर एशियाई हाथी की बात करें तो सुबेद है, इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। अंडमान जंगली सुअर केवल एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसको स्थानीय जाति कहते हैं। हिमालयन भूरा भालू, ये दुर्लभ है, बहुत कम दिखाई देते हैं, रेयर, एक आध कहीं बचे हुए हैं। तो हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ में आएगा। और मैंने आपको बताया था गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये बिल्कुल गायब हो चुका है, तो इसे लुप्त में आएगा। तो ये मैं आपको करा चुका हूं, अगर आप चैप्टर का वीडियो देख चुके हो ना, तो आपने काला हिरन भी देखा होगा, संकटग्रस्त का एग्जाम्पल था। एशियाई हाथी, ये सुबेद में आएगा, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये केवल एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, इसे इनको स्थानीय जीव कहते हैं। हिमालयन भूरा भालू कहीं का कभी कभार दिखाई देता है, इसलिए ये दुर्लभ जातियों में आता है। और गुलाबी सिर वाली बत्तख मैंने आपको एग्जांपल में दिया था कि ये लुप्त हो चुका है। तो ये मेल करना था, इसमें आपको इसमें मैच करना है इसके अंदर। ना अगला देखिए, फिर से आपको मेल ही करना है। तो आरक्षित वन, याद कीजिए आरक्षित वन क्या बताया था, 3 दिया हुआ है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो इनकी परिभाषा आपको याद होगी, मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूं। सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन, याद कीजिए, जिस पर सरकार का कब्जा हो, किसी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी हो या कोई समुदाय का हिस्सा हो, यह होता है अवर्गीकृत वन। याद आ गया? सेकंड, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, बच्चों सर्वाधिक मूल्यवान जो होते हैं वो आरक्षित वन होते हैं, याद रखोगे। सबसे ज्यादा मूल्यवान वन जो होते हैं वो आरक्षित वन है, जो भारत में 50% से ज्यादा है, ये भी मैंने आपको समझाया था। रक्षित वन वह भूमि जो और अधिक रक्षण की बचाई जाती है। तो इस प्रकार से अवर्गीकरण की परिभाषा मिल गई, आरक्षित वन की परिभाषा मिल गई और रक्षित वन की परिभाषा आपको मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछता है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों का और पेड़ पौधों का अलग अलग प्रकार की जाति का होना। जीवों का, वन्य जीवों का और पेड़ पौधों की अलग अलग जातियों का होना जैव विविधता कहलाता है। और ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोबारा बता दूं, जैव विविधता का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के वन्य जीव और पेड़ पौधों का होना जैव विविधता कहलाता है। और ये मानव के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप चाहो तो यहां से भी आंसर लिख सकते हो, मैं आपको आंसर बताता हूं। जैव विविधता वन्य जीवन यानी जानवरों की बात हो रही है
और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यानी अलग अलग प्रकार के वन्य जीव और किसी की फसलों का होना जैव विविधता कहलाता है। और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है? यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यही मैंने आपको समझाया था। चाहो तो आप यहां से भी आंसर लिख सकते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के हास्य का कारक है। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार मानव की जो क्रियाएं होती है वो जिम्मेदार है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का कारण। मैंने बहुत सारे आप बताए थे कि हम ही जिम्मेदार होते हैं, जिसमें हम लकड़ियों के लिए, दवाइयों के लिए जंगलों का इस्तेमाल करते हैं, कृषि के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव क्रियाएं किस प्रकार जिम्मेदार है वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का। तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताया था। तो यही आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। पहला पार्ट देखिए, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने अभी अभी आपको अलग अलग समुदाय के बारे में बताया था। एक बार आप दोबारा देखना चाहो तो मैं जल्दी से आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सरिस्का बाघ रिजर्व के बारे में, जिसमें राजस्थान के जो गांव के लोग हैं वो खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भैरव देव डाक ऑफ सेंचुरी के बारे में। 1200 हेक्टेयर जमीन पर गांव वालों ने खुद के कानून बना रखे हैं और उनकी वो रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मुंडा और संथाल जनजातियों के बारे में, उड़ीसा और बिहार के बारे में, और पीपल और वट वृक्ष के बारे में। राजस्थान में बिश्नोई समाज के बारे में बताया था। और इसके अलावा मैंने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया था। तो चिपको आंदोलन का पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएगा आपको। और बीज बचाओ आंदोलन, ये वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। तो कितने सारे पॉइंट आपके पास ऑलरेडी हैं, ये सारे पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो 6 या 7 पॉइंट लिख लोगे तो आपका आंसर खूबसूरत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखिए। जी हाँ, किस प्रकार वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या हमारे रीति रिवाज जिम्मेदार हैं? तो बिल्कुल जिम्मेदार हैं। इसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि पहला एग्जांपल दिया था। आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदप पेड़ों की पूजा करते। अब पूजा करते तो इनको काटेंगे तो नहीं। तो पहला, रीति रिवाज से फायदा हुआ। दूसरा, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी में इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं, तो रक्षा कर रहे हैं वो। इसके अलावा हम में से बहुत सारे व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, तुलसी का पेड़ जो हम सबके घरों में पाया जाता है। बिश्नोई समाज वाला ऐड कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि हमारे रीति रिवाज भी जिम्मेदार हैं पेड़ों की रक्षा के लिए। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि क्या हमारे रीति रिवाज वन संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। तो बिल्कुल आप कई सारे पॉइंट लिख सकते हो। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर हम चैप्टर को अच्छे से समझ लें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़े आराम से किए जा सकते हैं। और मैं कहता हूं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप किसी भी स्कूल में हो, अगर आप ये चैप्टर वीडियो पूरा देख रहे हो, आप यूटी टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप देखना अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ये पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, बहुत बढ़िया से पढ़िए। और कोई पॉइंट अगर गलती से मैंने बोल दिया हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपको नमस्ते। आप अच्छे से पढ़ाई करना, कोई डाउटफुल चीज हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आप सभी को नमस्कार।